हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विष्णु सर और आपका बड़े ही जबरदस्त तरीके से आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज की जो क्लास होने वाली है वो होने वाली है बड़ी ही जबरदस्त और बड़ी ही धांसू क्लास, क्योंकि जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस जरूर आता है और नॉर्मली जल्दी से बच्चे उसे स्किप करते हैं। तो आज की क्लास शानदार तरीके से होने वाली है, तो उसे ढंग से अटेंड करना है, पूरा फोकस रखना है और साथ में हैंड रिटन नोट्स भी तैयार करने हैं, क्योंकि नोट्स से बेटर कोई भी स्टडी मटेरियल नहीं होता है। ये मैं आपको बहुत बार कह चुका हूं। किसी भी नोट्स, किसी भी बुक के पीछे भागना बंद कर दीजिए, अपने हाथों से अपनी नॉलेज लेकर नोट्स प्रिपेयर करिए, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता। तो आज की जो क्लास होने वाली है बड़ी शानदार होने वाली है। तो आज का जो टॉपिक है, हॉट टॉपिक, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेफिनेशंस है उसके बारे में, यूनिट, उसके बारे में, उसकी डायमेंशन के बारे में, ये सब मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बड़े ही शानदार तरीके से बताया था। बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी आया, मजा आया सुन के, पहली बार मोटिवेट भी हुआ, क्योंकि मैंने आपको हमेशा कहा है जब भी आपका कमेंट मुझे मिलता है मैं हमेशा मोटिवेट होता हूं। इसके अलावा मैं आपको हमेशा कहता हूं कि तैयार रहिए और आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे हमेशा आपके कमेंट का इंतजार रहता है। तो कमेंट मिला, बड़ी खुशी, मोटिवेट हुआ, मजा आया। और आज की क्लास भी कुछ ऐसे ही होने वाली है। और आज की क्लास से अब हम टारगेट भी लेके चल रहे हैं 50 व्यू का, कि कम से कम इस क्लास पे 50 व्यूज आए, 50 स्टूडेंट्स को कम से कम इसका फायदा हो। मैं नहीं चाहता 1000 सब्सक्राइबर, 2000 व्यूज, कुछ भी। मैं चाहता हूं 50 स्टूडेंट्स को जिसका फायदा होता है, काफी है, मोटिवेट होऊंगा। बस आपके कमेंट बॉक्स का भी, कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट का भी मुझे इंतजार। आज मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेफिनेशंस, उसके बारे में, क्या उसका डायरेक्शन होता है, किस तरीके से वो हमारे लिए यूटिलाइज कर सकते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, इस कॉन्सेप्ट के साथ में किस तरीके से हम जो टफ से टफ न्यूमेरिकल मिलने वाले उसको सॉल्व कर सकते हैं, ये बताने वाला हूं। तो आज की क्लास पूरी ध्यान से देखना, क्योंकि लास्ट में हमेशा की तरह मैं बताने वाला हूं सुपर क्वेश्चन, साथ में सुपर कॉन्सेप्ट, क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं उन्हें हम जनरली स्किप करते हैं और मैं चाहता हूं कि हम कोई भी क्वेश्चंस स्किप ना करें, चुटकियों में सॉल्व करें। तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूं, तो ध्यान से देखिएगा, पहले कॉन्सेप्ट समझिएगा, फिर इस कॉन्सेप्ट को कैसे हमें यूज करना है ये भी समझिएगा। इसके बाद आपको फिजिक्स में कोई भी पछाड़ नहीं सकता है। मैंने कहा ना, फिजिक्स रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, इसे रटना छोड़ना है। और मेरा एम, मेरी प्रायोरिटी यही है कि मैं आपको, स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन है, मैं पहले डेफिनेशन आपको समझा देता हूं। और डेफिनेशन आपको रटनी नहीं है, क्योंकि इसके बाद मैं जो समझाने वाला हूं आपको ट्रिकी वे में, उसके बाद आप डेफिनेशन बनाना खुद सीख जाएंगे, सारी प्रॉपर्टीज इसकी समझ जाएंगे, सारा टॉपिक आपको डिस्क्रिप्टिवली याद हो जाएगा। तो आइए देखते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन, विद्युत क्षेत्र रेखा है, विद्युत बल रेखा है, विद्युत फ्लक्स रेखा है, सब इसी के ही नाम है। ये बात ध्यान रखना सबसे पहली बात। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन आर द इमेजिनरी लाइंस। सबसे पहले यहां बात करेंगे, तो अभी इमेजिनरी लाइंस और कर्व ऑन विच अ यूनिट टेस्ट चार्ज, यूनिट टेस्ट चार्ज और यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, कई जगह आपको यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज भी लिखा हुआ मिल जाएगा, तो घबराना नहीं है। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज के बारे में मैंने बात किया था ना, जिसपे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो टेस्ट चार्ज। यूनिट, उसकी वैल्यू 1 कूलम होनी चाहिए। तो यूनिट टेस्ट चार्ज अर्ज टू मूव इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र रेखा है और विद्युत बल रेखा है, वह काल्पनिक वक्र या पाथ है, वो इमेजिनरी लाइंस या इमेजिनरी कर्व है जिस पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक एकांक धन आवेश गति करने के लिए प्रवृत्त होता है। अर्ज टू मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पर वो गति कर सकता है। बाय डेफिनेशन तो हम ऐसे लिखते हैं कि गति करने के लिए प्रवृत्त होता है। A unit positive test charge urged to move in electric field on the imaginary path. These imaginary paths are known as electric field lines. Definitions हम आसानी से रट लेते हैं, रटना नहीं है, समझना है। देखो मैं आपको समझाता हूं बकायदा क्या है। हमारे पास एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, मैं इसको पॉजिटिव चार्ज मान लेता हूं। यूनिट टेस्ट चार्ज मैंने बोला है, मतलब 1 कूलम, तो मैं इस पर लिख देता हूं ये 1 कूलम चार्ज है, ठीक है।
मैंने क्या कहा था कि कोई भी चार्ज हमेशा अपना खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड रखता है, एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पास में होता है। कैसा रीजन होता है इसके चारों तरफ, जिस रीजन में कोई और चार्ज आएगा तो यह चार्ज उस दूसरे चार्ज पर फोर्स अप्लाई कर देता है, फोर्स लगा देता है, चाहे वो अट्रैक्शन वाला फोर्स हो चाहे वो रिपल्सन वाला फोर्स हो। दिस इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ चार्ज। ये नेचर पे डिपेंड करता है कि सामने वाला चार्ज जो है वो किस तरीके का है। इफ बोथ चार्जेस आर सेम, यदि दोनों चार्जेस सेम है तो उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स प्रतिकर्षण बल लगेगा। लेकिन यदि दोनों चार्जेस अपोजिट नेचर के हैं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। ये बात हम सबको पता है, इसके बारे में ओवरऑल हम पहले डिस्कस कर भी चुके हैं और बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। तो देखिए, इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेता हूं मैं, ये लो, इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया है। तो सिंपली लैंग्वेज में बात करूं बाय डेफिनेशन, तो यहां पे देखो, दीज आर इमेजिनरी फील्ड लाइंस, मतलब वो हमें नहीं दिखेगी सबसे पहली बात, बट दीज आर इमेजिनरी कर्व्स और पाथ, तो इमेजिनरी भूल जाता हूं एक तरीके से। दीज आर लाइंस और कर्व एट विच ऑन विच a test positive charge urged to move in electric field। ऐसी लाइंस और कर्व जिस पर टेस्ट चार्ज गति करने के लिए प्रवृत्त हो, जिस पथ पर, जिस लाइंस पर, जिस कर्व पर ये मूव कर सके, वो लाइंस ही कहलाती है इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में वो लाइंस, वो पाथ जिस पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज गति कर सकता है, वो वाली इमेजिनरी लाइंस, पाथ कहलाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो देखो, ये जो एक कूलम है अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में कहां कहां जा सकता है, तो ये अपने इस इलेक्ट्रिक फील्ड में सब जगह जा सकता है। तो ये जो मान लो लाइंस है, ये इधर भी जा सकता है, 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 तो ये सभी डायरेक्शन में जा सकता है। तो ये जो लाइंस है जहां पर ये जा सकता है वो ही लाइंस कहलाती है इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन। विद्युत क्षेत्र रेखा है, विद्युत बल रेखा है या विद्युत फ्लक्स रेखा है, तीनों एक ही चीज का नाम है। ठीक है, तो आपको कोई भी चार्ज अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में जहां जहां मूव कर सकता है, जो इमेजिनरी पाथ्स है जिन पर वो मूव कर सकता है, उन इमेजिनरी पाथ को, उन काल्पनिक रेखाओं को विद्युत क्षेत्र रेखा है, विद्युत फ्लक्स रेखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड रेखा है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस कहा जाता है। आगे मेरी बात सुने, तो ये एक कूलम चार्ज यदि मैंने यहां पे लिया है तो वो सभी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो ये जो पाथ बन गया, ये जो लाइंस बन गई है, ये इमेजिनरी लाइंस कहलाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस। आगे मेरी बात समझ में, बस यही बाय डेफिनेशन है। लेकिन आपको इसके अलावा और डेफिनेशन में मिलेगी, वो डेफिनेशन में यहां नहीं बताऊंगा, मैं इसकी प्रॉपर्टीज में बताऊंगा, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता है और प्रॉपर्टीज से ही हम एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए इसके जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। ये डेफिनेशन आसान है, आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन यदि आपको लगता है कि नहीं ये तो पढ़ी नहीं है या ठीक नहीं है या मुझे तो बुक वाली चाहिए, तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग डेफिनेशन है, वो सारी डेफिनेशन, वो सारी लैंग्वेजेस मैं भी इसकी प्रॉपर्टीज में बता देता हूं। ठीक है, ताकि आपके डाउट्स क्लियर है कि सर ये पढ़ा रहे वो पढ़ा रहे, आपको सब कुछ मिलेगा। आपके पास जो बुक है उसका मटेरियल भी आपको मिलने वाला है। मुझे नहीं पता आपके पास कौन सी बुक है, बस मुझे पता है कि ये टॉपिक मैं आज आपका क्लियर करके रहूंगा। इसके बाद कभी भी आप ये टॉपिक का नाम सुनेंगे तो हमेशा चेहरे पे स्माइल आएगी कि नहीं ये टॉपिक तो मुझे आता ही आता है। ठीक है, आइए तो ये बात तो हमें पता लग गई कि कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है तो वो जो पाथ, इमेजिनरी पाथ बोल दो, इमेजिनरी पाथ जिस पर वो मूव कर सकता है, ऐसे काल्पनिक रास्ते, लाइंस, कर्व, वक्र जिस पर वो घूम सकता है, वह लाइंस कहलाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो सबसे पहले इसकी पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो मेन प्रॉपर्टी इसकी यह है कि यह हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो मैं यहां पे शॉर्टकट में लिख रहा हूं, ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इंडिकेट्स
द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। थोड़ा राइटिंग जल्दी जल्दी लिखते हुए खराब हो जाती है, तो राइटिंग पे मत जाइएगा, थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, क्वालिटी और कंटेंट पे जाइएगा। वीडियो जब भी चालू होता है, जब भी नई क्लास चालू हुई थी, मैंने आपको पहली बार कहा था कि लॉकडाउन की वजह से स्टूडियो का काम चल रहा था, स्टूडियो का काम रुक गया, तो आपको दिख रहा होगा ये कंस्ट्रक्शन वर्क, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं या सोचते हैं इस बारे में कि यार कैस जगह बना रहे हैं सर, जहाँ पे अभी तो इस तरीके से दिख रहा है, ना कोई अच्छा कलर है, ना कोई अच्छा बैकग्राउंड है। तो मेरा मानना यह है कि अच्छा कलर या अच्छा बैकग्राउंड हमारा फिजिक्स सब्जेक्ट आसान नहीं बनाता है। सामने से टीचर आपको क्या पढ़ाता है, जिससे आपके कितने डाउट क्लियर होते हैं, क्या आपको क्वालिटी दी जाती है सब्जेक्ट की, क्या आपको कंटेंट दिया जाता है, क्या आप सीखते हैं, ये मायने रखता है कि आपका सब्जेक्ट पर पकड़ आपकी कितनी मजबूत हुई है। आपने रटना छोड़ा है या आपने सच में रटना चालू किया है, आपने उस सब्जेक्ट को सच में एंजॉय किया है या नहीं किया है। और मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी यही है, मैं हमेशा से आपको बोलता हूं कि फिजिक्स रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। जैसा मैं कहता हूं वैसा करते जाओ, तो आपको फिजिक्स में हाईएस्ट मार्किंग लाने वाला जो कैंडिडेट बनने से कोई नहीं रोक सकता है। सबसे आसान सब्जेक्ट आपका ये बन जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरे बराबर मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये टॉपिक पे बात करते हैं। तो ये हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करती है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि मैं जो आपको सुपर क्वेश्चन बताने वाला हूं जिसमें शानदार कॉन्सेप्ट लगेगा, उसकी को सोल्व करने के लिए, उस न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको यही लाइन याद होनी चाहिए माइंड में, तभी आप फटाफट चुटकियों में सोल्व कर लेंगे। अदरवाइज अटके रहोगे, कभी भी आंसर नहीं ला पाओगे। और ये एक कॉन्सेप्ट आपको हर लेवल के क्वेश्चंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड है, सब सॉल्व करने में मदद करेगा, ठीक है। इस एक कॉन्सेप्ट से आप हमेशा हर क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, वो भी चुटकियों में, ठीक है। आइए देखेंगे, अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ा सा ट्रस्ट रखिए। तो देखो, यदि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है, तो इनका भी एक डायरेक्शन होगा। चूंकि ये इमेजिनरी है, तो इनकी कोई यूनिट नहीं है, ये कोई क्वांटिटी नहीं है, ताकि जिनकी यूनिट्स हो, जिनका कोई मात्रक हो, जिनकी कोई डायमेंशन हो, ऐसा नहीं है। ये बस एक डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी है, समझ लीजिए, एक फैक्टर है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताने में, इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के यदि डायरेक्शन को बताती है, तो इसका मतलब इनका डायरेक्शन होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताती है, इसका मतलब क्या हुआ कि इनका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो देखो, मैं यहां पे लिख सकता हूं, स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स टू नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है, नेगेटिव चार्ज पे खत्म होती है। मतलब इनका डायरेक्शन होता है पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज। जैसे मैं यहां पे डायग्राम बना देता हूं, ये पॉजिटिव चार्ज है आपका, ये नेगेटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होकर नेगेटिव चार्ज पर खत्म हो जाती है। तो इनका डायरेक्शन होगा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज। ये लीजिए, मैं यहां पे बना देता हूं ऐसा डायरेक्शन। अब यहां से क्वेश्चन क्या पुटअप होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव चार्ज के लिए कैसा होगा। पॉजिटिव चार्ज पे फोकस करो। पॉजिटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन बाहर की ओर निकलता हुआ है, मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन होगा आउटवर्ड डायरेक्शन। तो एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज के लिए इसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन। और एक सिंगल नेगेटिव चार्ज के लिए इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। कैसा? नेगेटिव चार्ज के अंदर देखो, अंदर की ओर डायरेक्शन है, इनवर्ड डायरेक्शन है, तो नेगेटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन इनवर्ड होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये डायग्राम भी पूछे जाते हैं। थोड़ी मेरी ड्राइंग भी ऐसी है, लेकिन समझ जाओगे आप, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड डायरेक्शन और नेगेटिव चार्ज के लिए
इनवर्ड डायरेक्शन। ये दो बातें भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, तो मैं यहां लिख देता हूं पॉजिटिव से प्रारंभ तथा नेगेटिव पर खत्म। ये इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई। बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की। इट हैज आउटवर्ड डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव चार्ज एंड इनवर्ड डायरेक्शन फॉर नेगेटिव चार्ज। धनावेश के लिए इनकी दिशा बाहर की तरफ तथा ऋणावेश के लिए अंदर की तरफ होती है। ये दो बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है और पॉजिटिव चार्ज के लिए इनका डायरेक्शन आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज के लिए इनका डायरेक्शन इनवर्ड होता है। बाय डेफिनेशन कई बुक्स में ये भी डेफिनेशन है, इसीलिए मैंने यहां पे लिखा है, तो मैंने बोला बाय डेफिनेशन क्योंकि कई बुक्स में यही डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस, विद्युत क्षेत्र रेखा है और विद्युत बल रेखा है, वो लाइंस होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करती है। और मैंने आपको यहां प्रॉपर्टीज में ये बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करती है क्योंकि इनका डायरेक्शन भी होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज के लिए इनका डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन होता है और नेगेटिव चार्ज के लिए इनका डायरेक्शन इनवर्ड डायरेक्शन होता है, अंदर की तरफ इनका डायरेक्शन होता है। पॉजिटिव के लिए बाहर, नेगेटिव के लिए अंदर। यदि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज साथ में कपल है, दोनों जोड़े में है, तो उनके लिए कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा। पॉजिटिव के लिए बाहर की ओर डायरेक्शन और अंदर, नेगेटिव के लिए अंदर की तरफ डायरेक्शन। पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पर खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये कभी रिटर्न नहीं आती है, पॉजिटिव से वापस पॉजिटिव पे नहीं आती। जब ये यहां से जाके यहां पे पहुंच गई है तो क्या क्लोज लूप बना है? क्या बंद लूप बनेगा? नहीं बनेगा। बंद लूप का मतलब है यहां से चलो और वापस यहीं पर ही आ जाओ। क्लोज लूप का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हो नेगेटिव पे जाए और नेगेटिव से वापस पॉजिटिव पे आए, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा। ये पॉजिटिव से चलती है लेकिन नेगेटिव पे जाके एंड्स हो जाती है, खत्म हो जाती है, उसके बाद ये दोबारा नहीं आती घूमकर, तो मतलब ये क्लोज लूप नहीं बनाती है। तो ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है। do not form close loop, बंद वक्र नहीं बनाती। तो आपके पास इतनी प्रॉपर्टीज हो गई है। पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पे जाती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताती है। यही वजह है कि इनका डायरेक्शन पॉजिटिव के लिए बाहर और नेगेटिव के लिए अंदर की तरफ होता है। बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं है, बस रट के जाते हैं कि पॉजिटिव के लिए बाहर, नेगेटिव के लिए अंदर होता है। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि पॉजिटिव से बाहर और नेगेटिव में अंदर की तरफ डायरेक्शन इस वजह से होता है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करती है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन विद्युत क्षेत्र की दिशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। तो ये भी पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पे खत्म हो जाती है, वापस पॉजिटिव पे नहीं आती। मतलब दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, ये क्लोज लूप नहीं बनाती है। क्लोज लूप बनाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, लेकिन उसके बारे में हम मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, इसलिए मैं अभी उस टॉपिक को रहने देता हूं। आप भी थोड़ा सब्र रखो और पेशेंस रखो। तो आपको समझ में आ गई मेरी बात, ये इसके मेन प्रॉपर्टीज, और इसी प्रॉपर्टी से कुछ और टॉपिक्स में निकालने वाला हूं मैं, ध्यान से देखना ताकि आपको प्रॉपर्टीज भी रटनी नहीं पड़े। अब देखो, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ अपना डायरेक्शन बताती है। ठीक है, सीधी सी बात है। इसके किसी पॉइंट पर
यदि मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, यदि मैं एक स्पर्श रेखा खींच दूं इससे किसी पॉइंट पर, यदि मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं या फिर कह दूं कि एक स्पर्श रेखा मैं खींच दूं, तो ये टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगी। ये टेंजेंट इस पॉइंट पर ये लाइन बताएगी कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है पॉजिटिव से नेगेटिव। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर से इधर, और हम सबको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई टेंजेंट, कोई स्पर्श रेखा इस लाइन पर ड्रॉ की जाए तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करती है। तो डेफिनेशन ये भी बनती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो लाइंस होती है जिनके किसी पॉइंट पर यदि टेंजेंट ड्रॉ कर दी जाए, यदि स्पर्श रेखा खींच दी जाए, तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करती है। मैं एक बार और आपको बता देता हूं, डेफिनेशन इस तरीके से भी बनती है कि इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो लाइंस है, विद्युत क्षेत्र रेखा है वो लाइंस है जिसके किसी पॉइंट पर यदि टेंजेंट ड्रॉ कर दी जाए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींच दी जाए, स्पर्श रेखा खींच दी जाए, टेंजेंट ड्रॉ कर दी जाए या स्पर्श रेखा खींच दी जाए, तो वो पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करेगी ये टेंजेंट। ठीक है, समझ में आ गई होगी आपको बात। तो मैं डेफिनेशंस के तौर पे मैं आपको प्रॉपर्टीज लिख देता हूं यहां पे। अ टेंजेंट ड्रॉन पॉइंट ऑन दिस लाइन। मैं आपको कोई किताबी ज्ञान नहीं दे रहा हूं, कोई आपको रटने वाला ज्ञान नहीं दे रहा हूं। इंग्लिश भी कुछ इस तरीके से नहीं लिखाऊंगा, हिंदी भी कुछ इस तरीके से नहीं बताऊंगा कि रटी रटाई डेफिनेशन मिले। ये अपने ओन वर्ड्स में लिखूंगा, हमारी लैंग्वेज में लिखूंगा, ताकि हम एक सिंपल टॉपिक की तरह इसको डिस्कस कर लें, ताकि हमारी डाउट्स क्लियर हो। रटने के लिए किताबें काफी है, आप किताब उठाओ, डेफिनेशन रटो, सब मिलेगा आपको। मुझे वो देना है जो किताब में आपको दिख नहीं रहा है, जो आप समझ नहीं पा रहे, और यही मेरी प्रायोरिटी है, क्योंकि इसी से फिजिक्स आप रटना बंद करेंगे, एंजॉय करेंगे। तो a tangent go through a point on these lines are indicates the direction of electric field. The direction of electric field at that point. मैंने डेफिनेशन लिख दिया आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो लाइंस होती है जिसके किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दी जाए तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करेगी। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी पॉइंट पर खींची गई ये टेंजेंट, ये एक स्पर्श रेखा इस बिंदु पर बता रही है इलेक्ट्रिक फील्ड को कि इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन होगा पॉजिटिव से नेगेटिव। समझ आ गई। इसके बाद में एक और बात करते हैं। देखो यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। हमें चार्जेस से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पॉजिटिव या नेगेटिव है। ठीक है, फर्क पड़ता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा है या कम है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड को बताती है। तो सीधी सी बात है, जहां ये होगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के बारे में भी थोड़ा सा हिंट देती है, विद्युत क्षेत्र के बारे में भी ये थोड़ा सा हिंट देती है। कैसे देती है? देखो यहां पे ये क्लोज है, ज्यादा है। देखो यहां पे क्लोजर बहुत पास पास है, सघन है, डेंसर है, बहुत पास पास है, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। कोई भी चार्ज अपने पास में ज्यादा फोर्स लगा सकता है, ना कि ज्यादा दूर, क्योंकि फोर्स हमेशा डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मैंने ग्राफ बनाया था कि फोर्स और डिस्टेंस आर
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितनी दूर जाओगे आप चार्ज से उतना कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उतना कम फोर्स लगेगा किसी दूसरे चार्ज पे। जितना आप चार्ज के पास आओगे उतना आप पर फोर्स लगेगा, चार्ज उतना ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, तो देखिए जहां ये पास पास होती है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है, जहां ये दूर दूर होती है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है। तो एक प्रॉपर्टीज आपकी यहां से भी बन सकती है, the point at which they are denser, at which they are denser, electric field will be more, या हायर लिख देता हूं, हायर एट दैट पॉइंट। And if these lines are there, these are rarer, then electric field will be lesser. जहां ये पास पास यानी सघन, ठीक है, पास पास होती है वहां विद्युत क्षेत्र अधिक, तथा जहां ये दूर दूर होती है वहां विद्युत क्षेत्र कम होता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई है कि जहां ये पास पास होती है, डेंसर होती है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी हायर, और एट विच पॉइंट इफ दे आर रेयर, दूर दूर होती है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज आप नोट कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा मिट गया है मेरे टच होने से। मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बता देता हूं जो बहुत जरूरी और नेक्स्ट पॉइंट के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। उसके बारे में जरूर बात होती है हर बार, हर न्यूमेरिकल में, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैं पॉइंट का नाम आपको बता देता हूं ताकि आपको आसानी रहेगी इस बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, वहां से उसका कॉन्सेप्ट बनता है। तो सबसे पहले मैं उस पॉइंट की बात कर देता हूं। देखो, ये बात तो हमने जान ली कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विद्युत क्षेत्र रेखा है, जहां पास पास होती है वहां विद्युत क्षेत्र ज्यादा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है। लेकिन वो कब और किस एंगल पे डिपेंड करता है ये भी तो हमें मानना है। तो हमेशा ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड वही माना जाता है जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन किसी भी फील्ड को परपेंडिकुलर काट रही हो, उसके परपेंडिकुलर हो, प्लेन ऑफ सरफेस के परपेंडिकुलर हो। जैसे मैं आपको एक बात बता देता हूं, पहले मैं यहां लिख देता हूं ताकि आप समझ जाए। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स दैट आर perpendicular to the surface, any surface. The number of electric field lines that are perpendicular to the any surface are directly proportional to the directly proportional to the electric field, directly proportional to the electric field at their surface. किसी पृष्ठ के लंबवत विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या
उस पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होती है। तो देखिए, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट आर परपेंडिकुलर टू द एनी सरफेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि कोई सरफेस रखा हुआ है और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर, उसके तल के लंबवत इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा उस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। शायद आपको ये बात समझ नहीं आई हो, तो इसको मैं थोड़ा सा डायग्राम के हिसाब से समझाता हूं, शानदार समझ में आएगा। देखो कैसे, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सभी डायरेक्शंस में होती है, ठीक है। जैसे मान लो ये चार्ज है हमारा, ठीक है, ये इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सभी डायरेक्शन में मूव करेगी इस तरीके से। ये लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सभी डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सभी डायरेक्शन में है। यहां पर एक सरफेस रखा हुआ है परपेंडिकुलर, एक पृष्ठ रखा हुआ है तल के लंबवत। इस सरफेस के परपेंडिकुलर जितनी भी लाइंस गुजरेगी वो लाइंस यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जितनी ज्यादा लाइंस परपेंडिकुलर पास होगी उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम होगी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। जैसे मान लो ये एक सरफेस है, ये सरफेस है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सभी डायरेक्शन में जा रही है, इधर भी है, इधर भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, साइड भी है और इस साइड भी है। बट हमेशा किसी भी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड या इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर लाइंस की वजह से ही होता है। जो लंबवत रेखाएं गुजरती है, जो इसके तल के लंबवत, देखो यहां पे ध्यान देना, ये किस तरीके से दिख रहा है, इस तरीके से इसका फेस है, इसके परपेंडिकुलर यानी इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो जो इसको भेद कर जाएगी, जो इसके परपेंडिकुलर है, लंबवत है, उन रेखाओं की संख्या, दीज नंबर ऑफ लाइंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो लाइंस है जो इसको परपेंडिकुलर भेद कर जाती है वो विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होती है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी है। और बाकी इसके बारे में एंगल कैसे बनेगा, क्या बनेगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या है जो तल के लंबवत पास होती है, उसको हमेशा बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है यही कहलाती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। इसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें इतना पता होना चाहिए, ये इसकी प्रॉपर्टीज है। जो इसको छू कर जाएगी, ध्यान देना, सरफेस के परपेंडिकुलर, देखो इस तरह, जो इस तरह पास होकर जाएगी वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में योगदान देगी। कह दीजिए कि वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, हमें उन्हीं लाइन से मतलब है, ठीक है। वही यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, जो भी उसका इफेक्ट है वो शो करेगी। जो इसके पैरेलल जाएगी, जो इसके समांतर होके से जाएगी, टच होके जाएगी, ठीक है। अभी देखो इसको भेद कर नहीं जा रही है, परपेंडिकुलर नहीं, इसको ऐसे टच करके जा रही है या इसके बाहर से जा रही है। उन लाइंस का इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये जो सरफेस है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई असर नहीं डलने वाला इस पे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का असर जो भी आएगा वो आएगा ओनली उन लाइंस की वजह से जो इसके परपेंडिकुलर पास होती है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे एंगल से। और एंगल कैसे बनाना है वो मैं समझा दूंगा अभी, ठीक है। मैं बताऊंगा आपको ये बात इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, क्योंकि अभी मैं समझाऊंगा तो आप थोड़े से कंफ्यूज होंगे। तो अभी बस प्रॉपर्टीज तक रहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जब पढ़ेंगे तब मैं आपको एंगल वाला और आपको एक मेथड बताने वाला हूं, बड़ा शानदार मेथड है। क्यों? क्योंकि उस मेथड से आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जनरली डेफिनेशन में बोला जाता है सरफेस के परपेंडिकुलर, लंबवत सरफेस को ऐसे भेद कर जाना चाहिए। देखो ये सरफेस है, इसको ऐसे भेद कर जाना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है, जब हम एंगल लेते हैं, थीटा लेते हैं, वहां पर हमेशा एंगल की वैल्यू चेंज हो जाती है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नहीं रहती है। तो अभी थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा सब्र रखो, बताऊंगा जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे।
तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की सारी प्रॉपर्टीज है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, किस तरीके से अलग अलग बुक्स में इसकी डेफिनेशंस लिखी होती है। एक बात और मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको एक ऐसा, वो मैंने कहा था ना सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, तो वो करेंगे हम उस क्वेश्चन पे डिस्कस, क्योंकि उस टाइप का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और जब उस टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसको सॉल्व कैसे करना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हेल्प से, वो मैं आपको बताता हूं। तो आइए उस क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट्स देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात करते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड है। ये इसलिए मैंने बताया ताकि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, साथ ही साथ आपको ये पता लग जाए कि इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए, यूटिलाइज करते हुए किस तरीके से एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व करना है, रटना नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूं फिजिक्स रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, फिजिक्स हमेशा मजे करने वाला सब्जेक्ट है। बस आपको पता होना चाहिए कि इस सब्जेक्ट को एंजॉय कैसे किया जाए। तो लगिए मेरे साथ, विष्णु सर के साथ, और एंजॉय कीजिए फिजिक्स को, और रटना छोड़ दीजिए और मजे के साथ सॉल्व कीजिए सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में आपको बता देता हूं। क्वेश्चन यदि आपको समझ आता है और लगता है कि हमने कॉन्सेप्ट सीखा और सब कुछ क्लियरली सीखा और हमें मजा आया है, तो एक शेयर तो बनता है बॉस अपने फ्रेंड्स को, जिनको भी आपको लगता है कि उसकी फिजिक्स कमजोर है, उसे फिजिक्स पढ़ना जरूरी है, उसे चाहिए फिजिक्स से रिलेटेड डाउट क्लियर होने चाहिए उसके, तो आप उसे शेयर जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। इसके अलावा यदि आप अपने डाउट्स, अपने जो भी कमेंट्स वो करना चाहे तो कमेंट बॉक्स हमारे वीडियोस के नीचे आता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपका कमेंट है उसका रिप्लाई दूंगा, क्योंकि मुझे इंतजार है आपके कमेंट का। और इसके अलावा आप मुझे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, अपने डाउट्स मुझसे क्लियर कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलो ये सब बातें तो हो गई हमारी बातें, हमारे क्वेश्चन की बात करते हैं। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। टू पॉजिटिव चार्ज Q1 और Q2 दोनों सेम है। ठीक है, दो पॉजिटिव चार्ज है Q1 Q2 जिनकी वैल्यू 10⁻⁸ कूलम। ठीक है, सबसे पहली बात मैं यही बता देता हूं, यहां कंफ्यूज मत होना कि 10⁻⁸ है, 10⁻⁸ है, तो ये माइनस का है। माइनस चार्ज नहीं है, क्योंकि यदि ये माइनस का चार्ज होता तो माइनस यहां पे लगाता, -10⁻⁸। ठीक है, इसका मतलब है 0.0000001, इसका मतलब ये हुआ है। ठीक है, माइनस का नहीं है, ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो आगे माइनस है तो नेगेटिव है, जब भी घात हो उसको देख के माइनस मत कर देना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के डाउट्स होते हैं और मैंने बहुत बार ये नोटिस किया बच्चे यहाँ गलतियां करते हैं, तो इसीलिए मैंने आपको पहले ही सजेस्ट कर दिया है कि ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ये कहां पर है देखो, 0.1 और 0 और -0.1 और 0 पर है। तो मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूं। सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए पहले डायग्राम बनाएं ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। यहाँ पर चार्ज है 10⁻⁸ कूलम और यहां पर भी चार्ज है माइनस का 10⁻⁸ कूलम, प्लस के दोनों है ना, 8 कूलम चार्ज है। अब इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0.1 और 0 और -0.1, माइनस है ना, तो मैं यहां लगा देता हूं -0.1 और 0 प्लस 0.1 और 0, ये इसके कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है ये, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट 0, 0, 0.2 और 0। तो इन दोनों चार्जेस की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। किन दो पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र निकालना है वो मैं बता देता हूं। सबसे पहला पॉइंट है 0, 0, 0, 0 कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है ओरिजिन, मूल बिंदु, मतलब इन दोनों के मध्य वाला बिंदु, मेन पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0, 0। हमें यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ठीक है, और एक और पॉइंट है 0.2 और 0, इसके बारे में हम थोड़ा सा लेट डिस्कस करेंगे, पहले यहां पे निकालते हैं। अब दिमाग वाली बात देखो, किस तरीके से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीका है। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बुक्स वाले तरीके को मैं नहीं कहता कि आप उसे फॉलो मत करो, आपको समझ आता है आप करिए, लेकिन मैं जो बताने वाला हूं ये सबसे बेस्ट मेथड है, क्योंकि ये वाला तरीका हर कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन पर फिट बैठता है और इस कॉन्सेप्ट के साथ आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या है वो तरीका देखो, बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज की। पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताती है। ध्यान है ना, हमने इस बारे में पहले बात की है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखा ही विद्युत क्षेत्र का जब डायरेक्शन बताती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन पता कर लीजिए। तो देखो
ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, बाहर की तरफ। अब जैसे मैं पॉजिटिव चार्ज हूं तो मेरे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा बाहर की तरफ, आउटवर्ड डायरेक्शन। ऑफ आउटवर्ड किधर, इधर बाहर, इधर बाहर, इधर बाहर, और पीछे की साइड जाता हुआ भी तो बाहर ही है। ऐसे आता होता इधर से अंदर, इधर से अंदर, इधर से अंदर, तो ये अंदर वाला डायरेक्शन है। फिलहाल आउटवर्ड डायरेक्शन है क्योंकि मैं पॉजिटिव चार्ज हूं तो इधर भी बाहर है, इधर भी बाहर है, इधर भी बाहर है, इस तरीके से। तो बाहर का डायरेक्शन उधर लेना है जिधर हमारा पॉइंट है, जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सीधी सी बात है, बाकी जगह क्यों जानना, जब हमें जिस रास्ते पे जाना ही नहीं तो उसकी बात क्यों करें। तो हमारा पॉइंट है यहां पर, तो पॉजिटिव चार्ज है यहां पर, तो पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ डायरेक्शन मतलब उस साइड, इधर ही तो हुआ आउटवर्ड डायरेक्शन, तो आउटवर्ड डायरेक्शन हुआ इस साइड, तो मैं यहां पे डायरेक्शन लगा देता हूं E1। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E1, इसकी वजह से पहला इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब एक चार्ज यहां पर है, इस चार्ज ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से भी आउटवर्ड डायरेक्शन होगा, तो आउटवर्ड किधर होगा, उधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा। लेकिन हमारा पॉइंट कहां पर है, मेन फोकस पॉइंट इस साइड है, तो इधर वाले पॉइंट के लिए इस पॉइंट पे आना है, तो मतलब इस साइड। आउटवर्ड ऐसा हुआ, इनवर्ड होता तो इस पॉइंट की तरफ से होता, आउटवर्ड है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ दिशा, तो ये हो गई बाहर की तरफ। तो इस पॉइंट पे इसका जो असर होगा वो बाहर की तरफ होगा, तो ये हो गया E2। अब ध्यान से देखिए, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए हमें, तो मैं यहां पे लिख देता हूं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र। ठीक है, E1 और E2 दोनों है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं E1 प्लस E2। अब कई बुक्स में डायरेक्शन को अलग तरीके से ले रखा है और E1 प्लस E2 लिख रखा है, कई जगह डायरेक्शन अलग है फिर E1 माइनस E2 भी है। मैं यहां पे तरीका बता रहा हूं, इसलिए तो मैंने कहा कि मैं जो बता रहा हूं वो सबसे बेस्ट आपका मेथड है, बस आप उसे यूज करना सीख जाए। तो दोनों भी अपोजिट डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, पता है ना आपको, सदिश राशि है, और जब दो डायरेक्शन अपोजिट होते हैं तो हमेशा माइनस होता है। सेम डायरेक्शन में पॉजिटिव यानी प्लस होता है, दोनों सेम डायरेक्शन में दो डायरेक्शन तो वो जुड़ जाएंगे, और यदि दोनों डायरेक्शन अपोजिट है तो वो माइनस हो जाएंगे। तो मैं यहां पे लिख देता हूं E1 माइनस E2, E2 माइनस E1 भी लिखा जा सकता है, लेकिन यहां से यहां तक दूरियां सेम ही है, डिस्टेंस सेम है क्योंकि ये बीच वाला पॉइंट है। ठीक है, तो देखो E1 की बात करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला आगा Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 स्क्वायर। E का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने बता रखा है, और E2 चार्ज Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, देन Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, Q1 और Q2 की बात करते हैं। Q1 है 10 टू पावर माइनस 8 कूलम, तो 10 टू पावर माइनस 8 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बात करते हैं डिस्टेंस R1, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये तो 0 0 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये 0 और ये माइनस का 0.1 है, तो 0 से 0.1 आना है हमें, तो डिस्टेंस हो गई हमारी 0.1 स्क्वायर माइनस चार्ज Q2 चार्ज भी 10 टू पावर माइनस 8 कूलम है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 10 टू पावर माइनस 8 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस हमारी R2 0 से यहां पे देखो 0.1, 0 से 0.1 डिस्टेंस उतनी हो गई 0.1, और मैं यहां पे लिख देता हूं स्क्वायर। अब देखिए ये भी सब कुछ सेम है, देखो ध्यान से, और ये भी सब कुछ सेम है, माइनस होकर कैंसिल हो गए और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 0, तो मिडिल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है 0। अब मैंने यहां पे इस तरह से लिया है, यदि आप कई किताबी जो मैनर है उसकी तरीके से लेते हैं कि E1 का फॉर्मूला है Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 स्क्वायर। ठीक है, और यहां पे लिख देता हूं मैं Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 स्क्वायर, जो यहां पे लिखा हुआ है ऐसे कैसे। मैं ये तरीका क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। कई बार क्या होता है, कई बुक्स में बच्चे इस तरीके से पढ़ते हैं कि बहुत गर्मी है, आपके स्टूडियो का काम चल रहा है, तो अभी तक तो लाइटिंग भी फिट नहीं हुई है यहाँ पर, बस ये ट्यूबलाइट वगैरह थोड़ी लग पाई है, फैन ढंग से नहीं चल पा रहा है, और आपको तो दिख ही रहा होगा ये सब। ठीक है, तो मेरी तरह थोड़ा एडजस्ट करिए, क्वालिटी और कंटेंट देखिए आपको अच्छा मिल रहा है नहीं। यदि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आपको तो अपने लिए मेहनत करनी है, तो ज्यादा मेहनत करिए, इतना फाड़ दीजिए, आग लगानी है हमें, सब्जेक्ट क्लियर करना है, और वो भी बहुत अच्छे नंबर से, और इतने अच्छे नंबर के साथ में हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने की, फिजिक्स के डर का भूत खत्म ही हो जाए। ठीक है, अब देखो बुक में कई जगह या कई लोग किस तरीके से बताते हैं और बच्चे किस तरीके से लेते हैं, मैं किसी के लिए बोल नहीं रहा, लेकिन नॉर्मली जनरली बच्चे किताबी से पढ़कर यही सब सीखते हैं। तो किस तरीके से बच्चों की डाउट होता है कि नहीं पॉजिटिव चार्ज है
तो चार्ज को पॉजिटिव ले लो तो ये वैल्यू आ गई पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी वैल्यू पॉजिटिव ले लो तो पॉजिटिव, और पॉजिटिव पॉजिटिव मिलके ऐड हो जाता है, जुड़ जाते हैं, और यहां पर हमारी क्या हो रहा है माइनस, और वैल्यू क्या आ रही है 0। इसलिए कभी भी चार्ज का साइन कभी मत लेना। फर्स्ट और लास्ट बात जो मैं बता रहा हूं नोट करने की, कि चार्ज का साइन कभी नहीं लेना है। जो भी वेक्टर क्वांटिटी है उनका डायरेक्शन लेना है, जो भी सदिश राशि है उनकी दिशा लेनी है, और उस डायरेक्शन के हिसाब से ही हमें जोड़ना और घटाना है कि डायरेक्शन सेम है तो हमें ऐड करना है, या फिर डायरेक्शन सेम नहीं है अपोजिट डायरेक्शन में तो उन्हें सब्ट्रैक्ट करना है। बट कभी भी इस तरीके से चार्ज का साइन नहीं लेना है, पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव लगा दो, नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव लगा दो, पूरी रामायण गड़बड़ हो जाएगी, पूरी खिचड़ी हो जाएगी और आप कंफ्यूज हो जाओगे, और सवाल तो छूटेगा, मार्किंग भी चली जाएगी, और साथ में जो मूड आपका ऑफ होने वाला है वो अलग। समझ गए ना? तो जो मैं कह रहा हूं वैसे ही करना है, डायरेक्शन लेना है, उसके बाद देखना है कि ऐड हो रहा है या माइनस हो रहा है। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया आपके लिए, कभी भी चार्ज के लिए साइन नहीं लेना है। तो देखो ये इस एक पॉइंट पर तो आ गया है, 0 0 पर तो हमने मेजर कर लिया है, ये 0.2 और 0 पे भी मेजर करना मैं आपको बता देता हूं, सेम बहुत आसान है। अभी देखना किस तरीके से करते हैं। मैं डायग्राम रख कर रहा हूं, वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है? इसको भी मैं आसान बना देता हूं आपके लिए, ताकि आपको डायरेक्शन लेना भी आ जाए। देखिए मैं भी यहां पे चार्ज लिख देता हूं, 10 to power -8, 10 to power -8। यह है 0.1 और 0 पर, यह है -0.1 पे, है ना? यह है 0.1 और 0 पर, और हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट वो कितना है 0.2 और 0, मतलब एक्स एक्सिस में ही जाना है। कहां तक जाना है 0.2 तक जाना है, यहां तक 0.2 और 0। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस देखो, 0.1 से मैं यहां मिडिल पॉइंट ले लेता हूं 0 0, तो इतनी तो हो गई 0.1, 0.1 और 0, यहां से यहां तक हुई 0.1, और इस 0 से ये हो गया 0.2, तो टोटल कितनी हुई 0.3। ध्यान से देखना, यहां से यहां तक तो हो गई है 0.1, और यहां से यहां तक कितना है 0.2, तो टोटल कितना हुआ 0.3। ये हमारी डिस्टेंस हो गई है। इस पॉइंट से बात करते हैं, यहां से ये 0 0 से 0.1 पर है, और ये 0.2 पर है, तो 0.2 से 0.1 के बीच की डिस्टेंस होती है 0.1। ये इसकी डिस्टेंस हो गई R1 और R2। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाला है, E1 प्लस E2 या E1 माइनस E2 डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मेन बात यही जरूरी है, प्लस माइनस नहीं लेना है, मैंने बोला ना, तो डायरेक्शन लीजिए। इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन किधर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, बाहर की तरफ, ठीक है? तो बाहर किधर, या तो इधर बाहर या फिर इधर बाहर। पॉइंट हमारा उस साइड है तो उधर की साइड में आउटवर्ड डायरेक्शन होगा, बाहर का डायरेक्शन उधर होगा, तो मैं यहां पे लिख देता हूं चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड E1। ये सेकंड चार्ज है यहां पर, इसकी वजह से भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से किधर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर के साइड में। तो बाहर इधर बाहर या इधर बाहर, फिलहाल पॉइंट उस साइड है तो उधर बाहर, तो मैं यहां पे लिख देता हूं E2। और सेम डायरेक्शन आ गए हैं, देखो फर्क पड़ा ना, अभी फर्क पड़ा। पिछली बार अपोजिट डायरेक्शन था, इस बार डायरेक्शन सेम हो गए। ये सब डिपेंड करता है पॉइंट पे, कि जो तुम पॉइंट जहां पर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर कर रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल रहे हो, वो कहां पर है, ठीक है? तो देखिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E1 प्लस E2, और हमारा लिए फॉर्मूला हो जाएगा, E1 का फॉर्मूला होगा चार्ज Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 स्क्वायर, प्लस E2 की वैल्यू आ जाएगी Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 स्क्वायर। देन इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू Q1 की वैल्यू, चार्ज तो इतना ही है 10 टू पावर -8, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 10 टू पावर -8, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस है 0.3, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 0.3 होल स्क्वायर, प्लस Q2 की वैल्यू भी कितनी है 10 टू पावर -8। देखो यहां पर चार्ज दोनों सेम है, Q1 और Q2, और वैल्यू लिख देता हूं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बात करते हैं डिस्टेंस की, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है 0.1 स्क्वायर, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 0.1 स्क्वायर। देखिए देन इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू, जो कॉमन है वो निकाल लेता हूं बाहर, 10 टू पावर -8 कॉमन है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, 1 अपॉन 0.3 स्क्वायर हो जाएगा,
और यहाँ पे बच जाएगा 1/0.1 ऑल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 10⁻⁸ 1/4πε0। ऊपर कुछ नहीं है तो मैं 1 ले लेता हूं। तो 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ तो मैं यहां पे लिख देता हूं ये। और इधर देखिए 1/0.3 का स्क्वायर होता है 0.09 प्लस 0.1 का स्क्वायर होता है 0.01। ये यहां पे इतना क्लियर। आगे डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 10⁻⁸ 10⁻+9 10⁻⁸ × 10⁻+9 ये सबको मैंने यहां लिख दिया है। इसको सॉल्व करते हैं। दो है ना यहां पे देखो, दो नंबर्स के बाद पॉइंट ऊपर सॉल्व करता हूं तो ऊपर आएगा 100/9 प्लस यहां पे आएगा देखो 100/1। तो अब सॉल्व कर लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 10⁻⁸ × 10⁻9 × 9 एलसीएम लोगे 9, यहां पे आएगा 100 प्लस यहां पर आ जाएगा 900। ये लीजिए 9 से ये हो गया 100, 1 का डिवाइड दोगे 9, 9 × 100 900। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जाएगी 10⁻⁸ और 9 कितना हुआ 1 प्लस के 9 है माइनस का 8 है माइनस हो जाएगा प्लस का 1 बचेगा इंटू यहाँ पे बच जाएगा 9। यहाँ पे देखो 900 और 100 हो जाएगा 1000 और डिवाइड में आ जाएगा 9 से 9 कैंसिल हो गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी देखो 1 2 3 हो गई यहां पर। तो बस यही बता हुआ है तो 1000। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। याद रखना न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर, ये भी इसकी डायरेक्ट यूनिट होती है। जरूरी है, ये भी ध्यान रखना। वोल्ट पर मीटर बहुत ही जरूरी यूनिट है। न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर दोनों इसकी यूनिट है। मैं यहां पे लिख देता हूं, अदरवाइज फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर दोनों जरूरी है। तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का सहारा लेते हुए हम किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन लेते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालते हैं। किस तरीके से विद्युत क्षेत्र का जो वैल्यू निकाली जाती है विद्युत क्षेत्र रेखाओं की सहायता से, बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से ये काम करना है। ठीक है, किस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को यूज करना है। तो यदि आपको पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और एक शेयर तो बनता है बॉस, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा हो, नए बैच से जुड़ सके। थोड़े दिनों में लॉकडाउन में डील हुई है, थोड़े दिनों में स्टूडियो का काम हो जाएगा। तो ये मत समझना सर किस तरीके के स्टूडियो में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि कई चैनल्स पे स्मार्ट बोर्ड होते हैं और बहुत अच्छा ब्लैक बोर्ड लिखा होता है या फिर आसपास दीवारों में बहुत अच्छा बैकग्राउंड होता है। तो स्टूडेंट्स देखो, मेरे पास अभी इतना इकोनॉमिकल फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है कि मैं आपके लिए स्मार्ट बोर्ड ला सकूं। तो जो है उस पर मैं आपको बेस्ट दूंगा, इसकी गारंटी मेरी है। जो भी मिलेगा सबसे बेस्ट मिलेगा आपको। क्लास खत्म होने के बाद में कभी भी मन में एक बार भी विचार नहीं आएगा कि यार आज की क्लास तो खराब हुई है या आज मुझे ये डाउट रह गया है, कभी नहीं होने वाला है। यदि आपके मन में कभी भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। फिर भी नहीं प्रॉब्लम, आपको आप कमेंट नहीं करना चाहते, आपको मुझसे डायरेक्टली रूबरू होना है, अपने डाउट्स क्लियर करने, तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप सब कुछ मैंने वहां पे दे रखा है, जहां पे आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, कन्वर्सेशन कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। फिजिक्स के साथ हम और आप मिलके खेलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत ही शानदार टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और यहां से न्यूमेरिकल्स निकलने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए, और उसके बाद डिस्कस करेंगे अपनी अपनी बुक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर, जिनमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये मत सोचना कि मेरी बुक्स में क्वेश्चन है क्या, ये नहीं है। हो सकता है कुछ वैल्यू चेंज हो, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है। अलग अलग बुक से अलग अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आने वाला, तो उसे भी मिस मत करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद।